गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएड सेकंड पेपर कोड 204 सब्जेक्ट है पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का परिचय। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने पाठ्यक्रम के तहत भाषा के उपागम के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें हमने भाषा के मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी नेचर, प्रिंसिपल्स आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और आज हम भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा शिक्षण की विधियां क्या हैं, भाषा के प्रकार क्या हैं, कार्य क्या हैं। सबसे पहले हम भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भाषा शिक्षण में शिक्षण की विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालकों को जो ज्ञान प्राप्त है उसी पर नए ज्ञान की नींव रखनी चाहिए। जो कुछ बालक जानते हैं उसी को आधार बनाकर यह सिखाना चाहिए कि वे नहीं जानते। एज एग्जाम्पल, जैसे शाहजहाँ के बारे में अगर हमें पढ़ाना है तो सबसे पहले हम ताजमहल के बारे में बताना शुरू करें, क्योंकि ताजमहल उनके लिए ज्ञात है और शाहजहाँ अपेक्षाकृत अज्ञात है। और इसी के आधार पर ज्ञात और अज्ञात के बीच का जो संबंध है स्पष्ट हो जाने से बालक की रुचि और अधिक जागृत हो जाती है। वो विषय को सहज रूप में समझ पाता है। सरल से जटिल की ओर। स्टूडेंट्स, इस उत्तर में स्पष्ट रूप से संकेत है कि बालक को पहले सरल का ज्ञान देना चाहिए और फिर जटिल का, जिसे समझना सामान्यतः बालक के लिए कठिन होगा। और इसका मतलब हुआ कि बालक को पहले यह सिखाना चाहिए कि वह सरलता से जो सीख सके। और यहाँ सरल का अर्थ है कि बालक की दृष्टि से जो सरल हो, अर्थात जो बालक को सहज लगता हो। जैसे महाभारत की घटनाओं का ज्ञान हम छोटी छोटी कहानियों के रूप में बता सकते हैं, न कि पूरा ग्रंथ के रूप में समग्र जानकारी अगर उनको दें तो उनके लिए वो बहुत दुर्लभ हो जाएगी, बहुत कठिन होगी। इसलिए पहले भाषा का सरल भाषिक रूप प्रस्तुत करना और उसके बाद जटिल रूप, ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। मूर्त से अमूर्त की ओर। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिशु का जो मानसिक विकास है इतना नहीं होता, अर्थात उसका जो IQ लेवल है वो बहुत कम होता है। उसके स्तर के अनुसार उसका IQ लेवल, जैसे जैसे बच्चे की अवस्था उम्र बढ़ती जाती है तो उसका IQ लेवल भी बढ़ता जाता है। इसलिए कम उम्र में ही सूक्ष्म और अमूर्त को क्या है बच्चा समझ सके। इसलिए केवल जो दृश्यमान वस्तुएं हैं उन्हीं के द्वारा उसमें सूक्ष्म को समझने की अक्षमता का विकास किया जा सकता है। आगे है पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए उसे पहले पूर्ण रूप में सामने रखा जाए और बाद में उसके अंश को स्पष्ट किया जाए। और ये सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पहले पूर्ण प्रत्यक्षीकरण उसको कहते हैं, फिर उसके अंशों को और अंगों को। भाषा के विकास में भी बालक वाक्य को एक इकाई के रूप में सीखता है और उसके अलग अंशों पर ध्यान बाद में देता है। जैसे सबसे पहले जब हम भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे को वर्ण की जानकारी देते हैं और वर्ण धीरे धीरे जब उसको वर्णों की पहचान हो जाती है, हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं और उसके बाद क्या है वर्णों से धीरे धीरे क्या है जोड़कर वर्णों के जब हम जोड़ते हैं तो शब्द और शब्द से वाक्य और वाक्य से भाषा, इस प्रकार क्या है उसको सिखाया जाता है। आगे है विशेष सामान्य की ओर। बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए और इसका अर्थ है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं
उदाहरण के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाएं। जैसे ये बताया जाए कि गुलाब एक फूल है और उसके बाद गेंदा, चंपा, चमेली आदि अनेक जो अन्य यानी कि इस प्रकार की प्रजाति के फूल वाले पौधे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए और पहले हम एक एक फूल से परिचित कराएं, फिर बताएं कि इस प्रकार की सभी वस्तुएं फूल कहलाती हैं। आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। स्टूडेंट्स, इस सूत्र के अनुसार अनेक उदाहरण देकर नियम का निर्धारण किया जाता है और शिक्षक इस सूत्र का उपयोग विभिन्न विधियों के शिक्षण में कर सकता है। व्याकरण के पाठ में इसका उपयोग जैसे विभिन्न वाक्यों को लेकर उसमें नाम बताने वाले जो शब्द हैं उनको छांटने के लिए कहा जाए। फिर पूछा जाए कि ये नाम किस प्रकार हैं, क्या ये किसी व्यक्ति का नाम है या स्थान का नाम है या किसी वस्तु का नाम है। इस प्रकार के सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। ये नाम पूछने के बाद पूछा जाए तो इस प्रकार विशेषण आदि का को जो भी छांटने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि ये विधि है आगमन से निगमन की ओर। ये थी हमारी शिक्षण विधियाँ और इसी में अब हम भाषा के जो प्रकार्य और कार्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रकृति ने केवल मानव को ही भाषा का वरदान दिया है और जितने भी सृष्टि पर पशु पक्षी आदि अन्य जो प्राणी हैं अपनी बात को उतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते जितनी आसानी से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर पाता है। लेकिन हम जो पशु पक्षी हैं हम उनकी शारीरिक और व्यक्ति जो चेष्टाएं हैं उनके माध्यम से ही हम उनकी इच्छाओं का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा भाग्यशाली प्राणी है जो अपनी अभिव्यक्ति को सहज रूप में दूसरों के साथ साझा कर सकता है। तो इस प्रकार हम भाषा के प्रकारों के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है अभिव्यक्ति। भाषा मनुष्यों के संवेग, भाव, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है और मनुष्य के मन में संवेग, भाव और विचार एवं बाह्य जगत के साथ अंतःक्रिया करने पर अपने आप स्फुरित और व्यक्त होते रहते हैं। नवजात शिशु अपने मस्तिष्क में ध्वनि इकाइयों का संग्रह करता रहता है। जिस प्रकार वो जैसे भी वातावरण में रहता है और उसी प्रकार धीरे धीरे उन ध्वनियों की इकाइयों का संग्रह करता करता क्या है उनके सहारे नई शब्दावली सीखता और जोड़ता चला जाता है। संवेगात्मक अभिव्यक्ति। सभी बालक जन्म से ही कुछ मूल प्रवृत्तियां लेकर आते हैं और इन्हीं प्रवृत्तियों के फलस्वरूप वे बाह्य परिस्थितियों के प्रति अपनी कोई न कोई प्रतिक्रिया दर्शाते रहते हैं। बालक अपनी रुचि और परिचय की वस्तुओं के साथ एक निश्चित संवेग धारण कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ ने मिलना, अगर उसे जिस चीज़ की इच्छा है जो बच्चा चाहता है अगर वो उसे समय पर नहीं मिल पाती तो बच्चा उस अभिव्यक्ति को अपने संवेगों को रोकर चिल्लाकर प्रकट कर सकता है। वैचारिक अभिव्यक्ति। स्टूडेंट्स, पशु मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रेरणा से बिना परिणाम सोचे काम करते हैं, परंतु मनुष्य कार्य का परिणाम सोचकर कार्य करता है। मनुष्य के लिए उसकी चिंतन शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है और इसी शक्ति से वह अपने को वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करता है। बालक को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति के अवसर समय समय पर प्रदान करने चाहिए ताकि बच्चा भी क्या है धीरे धीरे जैसे उसका स्तर बढ़ता जाता है उसी प्रकार उसकी जो वैचारिक अभिव्यक्ति है वो जो अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है वो भी सहज रूप में दूसरों के साथ साझा कर सके, दूसरों को अपनी बात समझा सके। अंतःक्रियात्मक कार्य। बालक सामाजिक अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। जैसे वह अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ बातचीत करता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये सभी जो अंतःक्रियात्मक कार्य हैं वो भाषा के माध्यम से वो धीरे धीरे करता चला जाता है, सीखता चला जाता है। आगे व्यक्तिगत कार्य। भाषा के इस प्रकार के माध्यम से हम अपनी पहचान स्थापित करते हैं और वो अपने संवेग और अपनी अभिव्यक्ति क्या है व्यक्तिगत जो स्थिति है उसको स्पष्ट करता है।
ह्यूरिस्टिक कार्य, भाषा का जो सबसे प्रमुख कार्य है, पांचवा कार्य है, वो उसका संबंध बालक के वातावरण से है और इस प्रकार के माध्यम से बालक अपने वातावरण की खोज करता है और इसी के माध्यम से बालक वास्तविकता को पहचान पाता है। वो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के माहौल में रहता है, उसी प्रकार क्या है वो अपने जीवन के बारे में सीखता चला जाता है। आगे है कल्पनात्मक कार्य। भाषा के इस प्रयोग के माध्यम से बालक अपने वातावरण का काल्पनिक चित्रण कर पाता है और भाषा के इस प्रयोग में वह काल्पनिक स्थितियों का निर्माण करता है, जैसे कहानी सुनना, सुनाना, किसी पहेली को हल करना या अभिनय करना, किसी भी क्षेत्र में क्या है विशेष कार्य करना। संप्रेषणात्मक प्रयोग, ये भाषा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है और इसमें बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ बांटता है, नई सूचनाओं को ग्रहण करता है, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से वो अपने विचार दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझ पाता है। आगे स्टूडेंट्स है कक्षा के में भाषा के कार्य, जो अब हमने समाप्त किए। ये था हमारा टॉपिक भाषा उपागम का परिचय, जिसमें हमने कुछ बातें पिछली कक्षा में जानी थी, जिसमें भाषा का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, प्रिंसिपल्स, और आज हमने भाषा के माध्यम से भाषा के मेथड, उसके कार्य और प्रकार्य, उनके बारे में जाना। आज हमारा जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।